नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखरीकला, जिला कोरबा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र का एक रुचिकर टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले भाग में बताया गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन सन 1888 में हाल्वेक्स ने किया था। इसके पश्चात लेनार्ड ने इसका विस्तृत प्रायोगिक अध्ययन किया। लेनार्ड की प्रायोगिक व्यवस्था का आप चित्रण देख रहे हैं। इसमें एक बेलनाकार निर्वातित कांच का ट्यूब होता है जिसके दोनों सिरों पर जस्ते के 2 प्लेट लगे होते हैं। एक प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से और दूसरे प्लेट का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से होता है। जिसका संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से होता है उसे कैथोड और जिसका संबंध बैटरी के धन ध्रुव से होता है उसे एनोड कहते हैं। इसी बेलनाकार ट्यूब में एक खिड़की भी लगा है जिसके द्वारा हम कैथोड पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण डाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है। माइक्रोमीटर इसलिए क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा का मान अत्यंत क्षीण होता है, माइक्रो एम्पियर के कोटि का होता है। अतः माइक्रोमीटर से ही इस धारा का मापन किया जा सकता है। प्लेटों के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और इस वोल्टमीटर का संबंध रियोस्टेट या धारा नियंत्रक से है। धारा नियंत्रक के दोनों सिरे एक दिक्परिवर्तक के 2 विकर्ण संयोजक पेंचों से है। इसी दिक्परिवर्तक के शेष 2 विकर्ण संयोजक पेंच बैटरी के दोनों ध्रुवों से जुड़े हुए हैं। लेनार्ड ने सबसे पहले आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन किया, तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग तीव्रता वाले प्रकाश को कैथोड पर डाला और उनके लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि विभवांतर के मान के बढ़ने से बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है और एक निश्चित विभवांतर पर धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस अधिकतम धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि इस विभवांतर पर उत्सर्जित होने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं। तीव्रता के बढ़ने से संतृप्त धारा का मान भी बढ़ सकता है और इसके मुख्य बिंदु आप देख रहे हैं कि विभव के साथ साथ धारा के मान में वृद्धि होती है। कम तीव्रता पर कम धारा और अधिक तीव्रता पर अधिक धारा प्राप्त होता है। शून्य विभव पर भी धारा का मान शून्य नहीं होता। ये एक विशेष बात है यहाँ पे जिस पर गौर करना होगा। एक निश्चित धन विभव पर धारा का मान स्थिर हो जाता है जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। तो चलिए विचार करते हैं कि शून्य विभव पर धारा का मान शून्य क्यों नहीं होता। इसका कारण यह है कि कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है और अपने इस गतिज ऊर्जा के कारण वे स्वतः ही धन प्लेट तक पहुंच जाते हैं जिसके संगत कुछ न कुछ धारा प्राप्त होती है। यदि हम इनके गतिज ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए प्लेट पर धन प्लेट पर ऋणात्मक विभव लगाएं तो विभव के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। इस विभव को हम संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो ये
इस प्रकार कट ऑफ वोल्टेज या निरोधी विभव हमें क्यों लगाना पड़ता है? ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनके गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए इस प्रकार ऋणात्मक विभव लगाया जाता है, और यह विभव का मान यदि निरोधी विभव के बराबर होता है तो यह ठीक ठीक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को शून्य कर देता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसका अधिकतम वेग v मैक्सिमम, उस पर आवेश E और निरोधी विभव का मान कैपिटल V0 हो, तो इसमें संबंध होगा हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये इसका प्रमुख निष्कर्ष हुआ। दूसरा, लेनार्ड ने आपतित प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन किया, तो इसके लिए उन्होंने कैथोड पर अलग अलग आवृत्ति वाले प्रकाश को डालकर इस प्रयोग को किया, और इसके लिए भी उन्होंने विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा। तो उन्होंने यह देखा कि कम आवृत्ति न्यून के लिए जो निरोधी विभव का मान है वो कम होता है, और जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ता है निरोधी विभव का मान बढ़ने लगता है। अर्थात निरोधी विभव के मान के बढ़ने का मतलब है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यदि हम आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा, या यूँ कहें कि निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य के बीच ग्राफ खींचें, तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जिसको पीछे बढ़ाए जाने पर यह ν0 पर एक अक्ष को काटता है। और इस ग्राफ से स्पष्ट है कि ν0 के संगत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 0 है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आवृत्ति ν0 से कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान, उसके संगत गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को, जो कि किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक है, दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दहली आवृत्ति के संगत विकिरण की ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तीसरा, लेनार्ड ने कैथोड के प्लेट की जो धातु है उसको बदल बदल कर इस प्रयोग को संपन्न किया, तो उनके अनुसार भिन्न भिन्न धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। दहली आवृत्ति के संगत न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, और क्षारीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम का कार्यफलन कम, अर्थात सामान्य दृश्य प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, जबकि जिंक, कैडमियम जैसे धातु का कार्यफलन अधिक होता है, और इसमें केवल पराबैंगनी विकिरण से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो पाता है। धन्यवाद बच्चों।